नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ में अतुल चौरसिया। दिल्ली पुलिस ने एक खबरिया चैनल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बीते हफ्ते श्रद्धा वालकर का सनसनीखेज हत्याकांड खबरिया चैनलों पर छाया रहा। हम एक एक कर सबकी खबर देखेंगे, लेकिन एबीपी न्यूज ने जिस तरह से इस हृदय विदारक हत्याकांड का नाटकीय मंचन पूरे देश के सामने किया, उससे इस चैनल की संपादकीय पेशेवरता और खबर को चुटकुला में बदल देने की क्षमता चहुंओर निर्विवाद स्थापित हो गई। चैनल ने एक के बाद एक अपने 8 जेम्स बॉन्डों, शर्लक होम्स, माताहारियों और आना चैपमैनों को श्रद्धा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए उतार दिया। रिपोर्टिंग का यह बजबजाता नमूना देखकर लाजमी है कि आप दांतों तले उंगलियां दबा लें, लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस और उसकी 45 सदस्यों वाली खोजी टीम ने आनंद बाजार पत्रिका समूह के मुख्यालय पर जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। सबूतों की तलाश में जंगलों की खाक छान रही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा था, क्योंकि जो काम कई दिनों से दिल्ली पुलिस नहीं कर पा रही थी, उसे एबीपी न्यूज के शर्लक होम्सों, माताहारियों ने 40-45 मिनट के शो में कर दिया। सारी गुत्थियां सुलझा दी, हत्या में इस्तेमाल आलाए कत्ल यानी हथियार भी बरामद कर लिया और फाइल बंद कर दी। दिल्ली पुलिस ने आनंद बाजार पत्रिका के मालिकान से याचक भाव में इतना ही कहा, आपने इन जेम्स बॉन्डो और माताहारियों को श्रद्धा हत्याकांड की जांच में लगाकर हमारा उद्धार कर दिया। उन पहाड़ियों, जंगलों, गुफाओं में जहां हम जा भी नहीं सकते थे, वहां भी ये पहुंच गए। आपके ड्रोन कैमरों ने जिस तरह हवा में उड़ते उड़ते सारे सबूत और गवाहों को जुटा लिया, वह हमारी पुलिस विभाग के लिए कई पीढ़ियों का सबक सिखा गया। दिल्ली पुलिस के इस जज्बाती बयान पर एबीपी न्यूज के मालिकान ने विनम्रतापूर्वक हामी भरी कि हम आगे भी आपकी सेवा में तत्पर और हाजिर रहेंगे। श्रद्धा की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या को नौटंकी में तब्दील करने में अभी भी शायद कोई कसर बाकी रह गई थी। इस कसर को पूरा करने के लिए एबीपी न्यूज वालों ने अपने एक और सेनानी बहन रूबिका लियाकत को मैदान में उतार दिया। पहले उनका एक आलाप सुनिए, फिर उस पर मेरा प्रलाप सुनिए। लेकिन मुझे श्रद्धा से भी बात करनी है, क्योंकि मेरी शिकायत श्रद्धा से भी है। और ये शिकायत श्रद्धा तुमसे इसलिए है क्योंकि 25 साल तक जिन माँ बाप ने तुम्हें कलेजे से लगाकर रखा, तुम जिनका जिगर का टुकड़ा थी, जिनका हाथ पकड़कर 25 साल तक तुम अपनी जिंदगी का हर लुत्फ उठा रही थी, इस आफताब को जाने कुछ महीने ही हुए थे, इससे मोहब्बत हुए तुम्हें कुछ ही महीने हुए थे। तुमने उस 25 साल की मोहब्बत को दरकिनार कर दिया। तुम तो बच्ची थी ना उनकी। तुम अपने माँ बाप से झगड़ती, जिद करती, उनका हाथ पकड़कर कहती कि जब तक आप नहीं मानोगे मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तुमने ऐसा किया श्रद्धा, और फिर इस लड़के ने तुम्हारे साथ जो किया वो सिर्फ हमारा कलेजा सिर्फ सोच सोच कर कांपने लगता है। हर उस लड़की से आज मैं मास्टर स्ट्रोक के जरिए ये कहना चाहती हूं, अगर ऐसा कोई कदम उठा रही हो तो फिर अपने माँ बाप की तरफ देखना और फिर आज की स्टोरी को बार बार देखना। कदम वो मत उठाना कि इंसानियत कांपने लगे। लेकिन मुझे रूबिका से भी बात करनी है। मेरी शिकायत रूबिका से भी है, और यह शिकायत रूबिका तुमसे इसलिए है क्योंकि तुम जो कह रही हो उसे विक्टिम ब्लेमिंग कहते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि श्रद्धा अपने माँ बाप की मर्जी से आफताब के साथ जाती, तब आफताब से उसके रिश्ते खराब नहीं होते और वह उसकी हत्या नहीं करता। मेरी शिकायत रूबिका से इसलिए भी है कि इस देश में 20-20, 25-25 साल तक साथ रहने के बाद बाप, चाचा, भाई सम्मान के नाम पर लड़कियों की हत्या कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जाति, अपने धर्म के बाहर का लड़का मंजूर नहीं होता। 20-25 साल के जिस प्यार, जिस कलेजे के टुकड़े का आप जिक्र कर रही हैं रूबिका जी, वह प्यार और मोहब्बत का वन वे स्ट्रीट है। बड़े शहरों के उच्च मध्यवर्गीय परिवारों से निकलते ही माँ बाप का प्यार वन वे स्ट्रीट हो जाता है। यहाँ प्यार का अर्थ माँ बाप से डर कर रहो, उनकी बात आंख मूंद कर मानो,
यहाँ लड़कियों से 20-25 साल तक प्यार करने वाला परिवार उसके पहनावे, ओढ़ावे, खान पान, उठने बैठने को भी अपने मन मुताबिक तय करता है। रूबिका और रूबिका से सहमति रखने वाले तमाम लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है, ऐसा कदम कभी मत उठाना कि पीड़िता को ही हैवान बना देना। इंसानियत तब भी कांपने लगती है जब दोष मारी जा चुकी लड़की के सिर पर डाल दिया जाता है। श्रद्धा की दुखद मौत पर सियासत का नंगा नाच भी देखने को मिल रहा है। एक व्यक्ति हैं गिरिराज सिंह। वैसे तो बहुतेरे लोग अपनी कमकली का प्रदर्शन इस मौके पर कर रहे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह काबिले जिक्र हैं क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान की शपथ ले रखी है। वर्तमान भारत सरकार में वो मंत्री हैं। इनकी जुबान से, व्यवहार से हम और आप और इस देश के 1.25 अरब नागरिक उम्मीद करते हैं कि जब यह मुंह खोलें तो कानून सम्मत, संविधान सम्मत बात ही बोलें। लेकिन उन्होंने क्या बोला? लोगों को ठगना, हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके अपने साथ जोड़ना। लव जिहाद कट्टर हिंसक हिंदुवादी दक्षिणपंथी तबके की इजाद है। इसकी कोई कानूनी या आपराधिक मान्यता नहीं है। इसके बावजूद इस देश का एक केंद्रीय मंत्री न सिर्फ लव जिहाद की बात कर रहा है, बल्कि संविधान की शपथ लेकर एक धर्म विशेष का नाम लेकर विश्वमन कर रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के अंदर में ये एक लव जिहाद एक तरह से मिशन चल गया है मुस्लिम का, लव जिहाद, और जोड़ करके और फिर उसे इस ढंग से या तो छोड़ देना या मौत के घाट उतार देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा कि अब रिवाज चल पड़ा है, देश की सत्ता जिस घामड़पन का अनुसरण करती है, इस देश का दरबारी मीडिया और हुड़कचुल्लू एंकराएं भी उसी घामड़ता का अनुसरण करने लगते हैं। यह उनकी मजबूरी भी है। तो लव जिहाद का यही बेसुरा राग श्रद्धा की हत्या के मामले में भी चैनल दर चैनल बजाया गया। तो सवाल है कि क्या ये लव जिहाद का जानलेवा पैटर्न है? आखिर ऐसी क्या वजह रही कि इतनी बेरहमी से हत्या कर शरीर के टुकड़े किए गए और फिर जंगल में फेंका गया? इन तमाम पहलुओं की जांच तो दिल्ली पुलिस करेगी। पुलिस लव जिहाद के एंगल से भी इसकी जांच कर रही है। तो क्या वाकई पालघर की ये बेटी आफ्ताब के लव जिहाद का शिकार हुई है? वाकई हिंदुस्तान में अब हिंदू बेटियों को फंसाने के लिए लव जिहाद का जो ये मिशन है वो चल रहा है? क्या वाकई में हिंदू बेटियां जो हैं वो टारगेट पर है? प्रोपेगेंडा है लव जिहाद। लव जिहाद इस्लामोफोबिया है, होता ही नहीं है लव जिहाद। लव जिहाद की बात तो देश में नफरत फैलाने के लिए होती है, लड़ाने के लिए। लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद कहाँ होता है भाई लव जिहाद? कि इंटर रिलीजियस, यानी कि अगर कोई हिंदू मुस्लिम के साथ एक रिश्ता रखता है तो ऐसी शादियां, ऐसे निकाह, ऐसे लिव-इन के रिश्ते, ऐसी मोहब्बतें कई बार देखा है कि वो लव जिहाद की शक्ल ले लेती है। कई बार देखा है कि उनमें धोखा होता है। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि लव जिहाद इज रियल, और कहा था कि सतर्क रहिए और सतर्क रहने की जरूरत है, जिससे कोई दूसरा आफ्ताब अमीन पूनेवाला किसी श्रद्धा विकास वॉकर के 35 टुकड़े ना करे। जिसका मुझे डर था वही हुआ। इस मामले में सामने आई जानकारियों से दूर दूर तक यह बात साबित नहीं हुई कि श्रद्धा की हत्या धार्मिक वजहों से की गई। खुद पुलिस ने भी इस बात से इनकार किया है। आप इस बाबत न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन गिरिराज सिंह जैसे नेता जब इस मामले को धर्म से जोड़ते हैं, तब दरबारी घोघा बसंत मीडिया को एक समुदाय के खिलाफ अपनी धार्मिक कुंठाएं उगलने का मौका मिल जाता है। लव जिहाद एक अश्लील और घिनौना प्रचार है। भाजपा, उसके नेता और इससे इत्तेफाक रखने वाले तमाम कट्टरपंथी संगठन इस झूठ को लगातार फैला रहे हैं। ये हिंदुओं में डर पैदा कर रहे हैं कि हमारी स्त्रियों का इस्तेमाल करके मुसलमान अपनी संख्या बढ़ाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। यह डर और संख्या ही उनकी सियासत का ईंधन है, जिसे बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। संख्या के इस बल से ही उनकी सत्ता है, इसलिए हिंदुओं को संख्या का भय दिखाना उनकी सत्ता का कारगर जरिया बन चुका है। इसलिए वो ऐसे हर विवाह या रिश्ते का विरोध करते हैं जिसमें लड़के का धर्म अलग हो। मुंबई में एक जोड़े ने इन्हीं कट्टरपंथियों से डरकर अपनी शादी का आयोजन रद्द कर दिया, जबकि वो कुछ भी गैर कानूनी नहीं कर रहे थे। एक वयस्क अपनी मर्जी से अगर किसी के साथ रहने का निर्णय करता है तो यह बेधड़क उस व्यक्ति का अधिकार है। इस अधिकार में कोई मजहब, जाति या पंथ रोड़ा नहीं अटका सकता। अगर यह अधिकार बाधित किया जाता है तो यह उसके जीवन और स्वतंत्रता के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन है। अपना साथी चुनने की आज़ादी और इज्जत के साथ रहने का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप है।
प्रेम विवाह में अक्सर एक बड़ा रोड़ा यह सामने आता है कि स्त्री को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। किसी की पहचान बदल देना एक अपराध है। वह अगर इस आधार पर किया जाए कि प्रेम तो है लेकिन शादी के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी है, तो यह बहुत क्षुद्र कारण हुआ और यह अपराध भी हो जाता है। यह भी देखा गया है कि अक्सर स्त्री ही धर्म बदलती है, लेकिन इसका कारण पितृसत्तात्मक वर्चस्व की सोच है, जिसमें स्त्री की स्थिति बहुत गौण मानी जाती है। आज भी हिंदुओं में ही होने वाली शादियों में स्त्रियां अपना कुल नाम त्याग देती हैं। अमिताभ बच्चन से शादी करके जया भादुड़ी जया बच्चन हो गईं। अमिताभ बच्चन अमिताभ भादुड़ी नहीं हुए। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, यह पितृसत्ता धर्म के भीतर भी काम करती है और अंतर धार्मिक विवाहों में भी। श्रद्धा की हत्या में कुंठाएं अलग अलग तरीके से खबरिया चैनलों पर शाया हुई। एक कुंठा वमन तिहाड़ शिरोमणि ने भी किया। उन्होंने उस डेटिंग वेबसाइट को श्रद्धा की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके जरिए श्रद्धा आफताब से मिली थी। आफताब और श्रद्धा की मुलाकात पहली बार एक डेटिंग ऐप के जरिए ही हुई थी और अब ऐसा शक है कि इस हत्याकांड की जड़ में भी यही डेटिंग ऐप हो सकता है। लेकिन जब कोई लड़का या लड़की इस तरह के ऐप्स के जरिए बनाए गए रिश्तों के लिए सब कुछ भूल जाता है, तो उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जैसी कीमत श्रद्धा ने चुकाई। ये है भारत की पीढ़ी, युवा पीढ़ी। भारत कहाँ जा रहा है, आप खुद सोच लीजिए। भारत राष्ट्र बेमेल शादियों का भंडार है। यहाँ एक कानून सिर्फ इसलिए भारत की संसद ने बनाया है क्योंकि यहाँ पर शादीशुदा लड़कियों को दहेज के लिए काटकर, जलाकर, जहर देकर, गला दबाकर मार दिया जाता है। हर साल 7,000 के लगभग दहेज हत्याओं की FIR दर्ज होती है। इनमें से ज्यादातर शादियां माँ बाप मिल बैठकर तय करते हैं। धर्म और धर्म के भीतर जाति देखकर शादियां तय होती हैं। ये शादियां गुड़ गणना बिठाकर, ग्रह नक्षत्रों की चाल देखकर, शुभ मुहूर्त में शायद संयोग निकालकर, कुंडली मिलाकर की जाती हैं। यह उन अभागी लड़कियों की कहानी है जिनकी कुंडलियां अपने अपराधी पति के साथ न जाने कैसे मिल जाती हैं। यह ऐसा देश है जहां हर गांव में एक अगुआ होता है जो लड़की और लड़के के परिवारों को मिलाने का काम करता है। दो अनजान परिवार एक अगुआ के जरिए मिलते हैं और अपने बेटी बेटों की डोर आपस में बांध देते हैं। ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ? यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर लड़की किसी न किसी विधि से किसी लड़के से मिलती है। बहुत से रिश्ते कामयाब होते हैं, कुछ टूट जाते हैं। तमाम लड़के लड़कियां अपने दोस्तों के जरिए, रिश्तेदारों के जरिए आपस में मिलते हैं। बाद में उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो क्या इसके लिए उन दोस्तों को, रिश्तेदारों को या गांव के अगुआ को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? यह बदलते समय का तरीका है। ऐप नहीं होता तब भी कोई श्रद्धा किसी आफताब से मिलती और तब भी रिश्ते के सफल या असफल होने की उतनी ही संभावना रहती जितना किसी ऐप के जरिए मिलने में हो सकती है। मूल बात यह है कि क्या श्रद्धा और आफताब का धर्म अलग अलग नहीं होता, तब भी इसी तरह का कुतर्क और कुकुर झोंझों होता। आफताब अपराधी है, उसे जुर्म साबित होने पर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं आपने वह पहले ही देख लिया होगा, फिर भी देखिए। और इसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली और देश भर को जो सुनाया उसे जोक ऑफ द वीक का खिताब दिया गया। एक तो उस आदमी को आपने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है, ऊपर से उसका चोट लगी, उसको डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया, तो अब उसके इलाज को आप उसका मजाक बना रहे हो, उसको इलाज के वीडियो जारी करके क्योंकि चुनाव हार रहे हो। मनीष सिसोदिया जिस फिजियोथेरेपी का जिक्र कर रहे हैं उसमें ये वाली फिजियोथेरेपी को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है। खबर है कि स्पाइनल इंजरी में चांद की चंपी और तेल मालिश वाली ये फिजियोथेरेपी देने वाले फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड बढ़ गई है। मालिश, तेल मालिश, चंपी। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे। तिहाड़ जेल का प्रशासन दिल्ली सरकार के अधीन है। विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने नेता सत्येंद्र जैन को गलत तरीके से लाभार्थी बना रहे हैं, पर केजरीवाल की लड़ाई में निरंतरता और कंसिस्टेंसी है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़कर सियासत में आए थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के दिनों में उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि नेताओं को जब जेल जाने की नौबत आती है तब वो बीमार पड़ जाते हैं। अगर केजरीवाल सत्ता में आए तो बीमार नेताओं को वो सारी सुविधाएं जेल में ही मुहैया करवा दी जाएंगी जिसके लिए नेता बीमारी और अस्पताल की ओर भागते हैं।
सत्येंद्र जैन के जरिए उन्होंने अपना ये वादा भी पूरा कर दिया है। दिल्ली से लेकर दौलताबाद तक साहित्य सम्मेलनों, लिट फेस्टों, समारोहों, बौद्धिक अनुष्ठानों की होड़ लगी हुई है। भांति भांति के कवि, पत्रकार, साहित्यकार, बुद्धिवीर, विषयान्वेषी, महापुरुष और महानारियां चले आ रहे हैं। रजनीगंधा, अश्वगंधा, सर्पगंधा, भारी भरकम पोस्टरों की सुवासित गंध से बजबजाए मंच पर ज्ञान और विद्वता की गंगा बह रही है। इसी खास गुलाबी सर्दियों में एक लिट फेस्ट खुरेटी जिला गांव हुड़हुड़ कला में आयोजित हुआ। लखनऊ के मशहूर व्यंग्यकार अनूप मणि त्रिपाठी ने वहां से लौटकर इस लिट फेस्ट पर एक लेख लिखा है, जस का तस आपके सामने पेश कर रहा हूं। बात दिल तक पहुंचे तो ताली बजाइएगा, नमन करे तो मत बजाइएगा, पर इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसके बिना यह सारा कामकाज, सारी मेहनत बेकार है। जंगल में मोर नाचा और किसी ने नहीं देखा तो क्या फायदा। तो बकौल अनूप मणि त्रिपाठी, रोशनी से मंच नहाया हुआ था। लेखक जिस कुर्सी पर बैठा था ठीक उसके पीछे एक पान मसाले का बड़ा सा पोस्टर दिख रहा था, जिस पर एक मोटी छिपकली गश्त लगा रही थी। युवक और युवतियां वॉकी टॉकी लिए इधर उधर भागते दौड़ते नजर आ रहे थे। आप जैसा लिखते हैं वैसा कोई नहीं लिखता। नीचे जनता के बीच से एक श्रोता ने मंचासीन सजे धजे माइक पकड़े लेखक से कहा। लेखक ने कहा, क्या मैं इतना घटिया लिखता हूँ? लेखक के यह कहते ही सभागार में ठहाके लगे। अरे सर, आप बिरले हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। आपका जो स्तर है उसके आसपास भी कोई नहीं फटकता। श्रोता ने दिल खोलकर अपने दिल की बात कही। लेखक बोला, तहे दिल से आपका शुक्रिया। इतना कहने के बाद लेखक सांस रोककर गंभीर हो गया। बोला, मैं अकेला ही क्यों, मैं तो चाहता हूं कि मेरे जैसे दसियों हों, दसियों क्या सैकड़ों हजारों हों। यह साहित्य के लिए अच्छा होगा। यह कहकर लेखक ने सांस छोड़ी। नीचे से एक श्रोता ने चुटकी ली, तब आपके लिए अच्छा नहीं होगा सर। एक बार फिर सभागार ठहाकों से गूंज उठा, मगर लेखक गंभीर बना रहा। उसने हस्तक्षेप किया, मैंने अभी जो बात कही है पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से कही है। शायद आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं फिर दोहरा दूं कि मेरे जैसे हजारों लेखक और हो जाएं ताकि साहित्य का भला हो। अगर मेरी नीयत में जरा भी खोट हो, मैं झूठ बोल रहा हूं, तो इसी वक्त मेरी जुबान टूट कर गिर जाए। दूसरे ही पल भरी सभा में लोगों ने देखा कि मंच पर लेखक की जुबान पड़ी उछल रही है, जैसे छिपकली की कटी हुई पूंछ, जैसे मछली को पानी से निकाल दिया गया हो। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे? इस हफ्ते की रिपोर्ट खबर लहरिया से है। यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की है। यह जिला बुंदेलखंड इलाके में पड़ता है। यह ऐसे गांव की कहानी है जहां जमीन के नीचे से खारा पानी निकलता है, जिसे लोग पी नहीं सकते। पीने के पानी के लिए लोग तालाबों पर निर्भर हैं। ये बरसाती तालाब गर्मियों में सूख जाते हैं। इसके बाद यहाँ के लोगों की असली जद्दोजहद शुरू होती है। दूर दूर से पानी ढोकर लाना पड़ता है। कनेक्शन लगा है ये लाइन वाला, सप्लाई नहीं आ रही। आपके घर में लगा है? हाँ। पानी? हाँ। ये नल? हाँ। कब लगा था? ये हो गए 2-2.5 महीने। 2.5 महीने से एक भी बार पानी नहीं आया? एक बार नहीं, बूंदा नहीं आ रहा पानी। तभी भी आप वहीं जाते पानी लेने के लिए? सब वहीं जाते हैं। वहाँ से जो पानी लाते हैं आप लोग जी, तो उस पानी का इस्तेमाल किस चीज के लिए करते हैं? पीने के लिए। पीने बस के लिए? और बाकी कामों के लिए? ये तालाब से लेते हैं, गंदे पानी से क्या करें। तालाब से पानी लेते हैं? जानवर के लिए ये पानी लेते हैं, नहाने के लिए लेते हैं, कपड़ा इसी से धुलेंगे, बुखारी इससे करेंगे, कुल्ला भी इसी से करते हैं? और क्या करें, इसी से 2 डब्बे लाते हैं 2 किलोमीटर से, तो उसमें क्या करेंगे। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।